महाराष्ट्र में असली शिवसेना और एनसीपी का होगा फैसला। शरद उद्धव ने खेल दिया बड़ा दांव। महाराष्ट्र में 47 सीटों पर शिवसेना के गुटों में टक्कर, 36 सीटों पर शरद पवार अजीत पवार में मुकाबला। महाराष्ट्र में 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस दल ने कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, इसकी तस्वीर 4 नवंबर तक ही साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी भी कई सीटों पर एक ही गठबंधन में शामिल 2 दलों ने उम्मीदवार उतार रखे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार असली नकली की भी लड़ाई है। पहली बार शिवसेना का मुकाबला शिवसेना से और एनसीपी का मुकाबला एनसीपी से हो रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में हुए विभाजन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले उपचुनावों में भी दोनों एनसीपी या शिवसेना का आपस में मुकाबला नहीं हुआ है। ऐसे में ये बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिसके हाथ में बाजी जाएगी, जनता की नजर में उसे ही असली माना जाएगा और हारने वाले को नकली। भले ही चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता की अदालत में ही असली और नकली का फैसला होना है। तो कितनी सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुट हैं मैदान में और कितनी सीटों पर आमने सामने का है मुकाबला, इसी पर हम करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बेहद कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पहली बार 6 दल अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। 2 गठबंधन है। एक तरफ महायुति है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट है। 2.5 साल पहले शिवसेना में टूट हुई तो 1.5 साल पहले एनसीपी में टूट हुई। चुनाव आयोग ने तो शिंदे को शिवसेना दे दी और अजीत पवार को एनसीपी, लेकिन जनता की नजर में असली कौन है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। वैसे अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो एनसीपी की लड़ाई में पलड़ा शरद पवार का ही भारी मानी जा सकता है, लेकिन शिवसेना के मामले में लोकसभा चुनाव में भी जनता ने साफ साफ फैसला नहीं सुनाया और अब विधानसभा चुनाव ये तय कर देगा कि असली शिवसेना किसके पास है। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन की स्थिति को देख लेते हैं कि कौन से गठबंधन में किस दल का उम्मीदवार कितनी सीटों पर है। वैसे 4 नवंबर को इसमें 1-2 सीट का बदलाव भी हो सकता है। पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति की बात करते हैं तो महायुति के सीट फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी के पास 148 सीटें हैं। शिवसेना 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी अजीत पवार 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एमएनएस को 1 सीट दी गई है। मित्र पक्ष 6 यानी बीजेपी के सिंबल पर 6 लोग दूसरे दलों से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी तरह से कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस का नेतृत्व हम इसलिए कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाविकास अघाड़ी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव गुट 96 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट 86 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दी गई हैं और शेतकारी कामगार पक्ष को 2 सीटें दी गई हैं। तो ये तो हुई गठबंधन की बात, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें लोगों की जिस बात पर टिकी हुई हैं, इसमें से कितनी सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के दोनों गुट आपस में भिड़ रहे हैं और कितनी सीटों पर एनसीपी के दोनों गुट आमने सामने हैं। तो सबसे पहले शिवसेना के दोनों गुटों की ही बात कर लेते हैं। ज्यादा सीट लड़ने के मामले में उद्धव ठाकरे ने शिंदे से बाजी मार ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो फिर उद्धव को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो शिंदे को कम नुकसान हुआ है। उद्धव की शिवसेना 96 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और महाराष्ट्र की 47 सीटें ऐसी हैं जहां महायुति से शिंदे गुट तो महाविकास अघाड़ी से उद्धव गुट का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यानी 47 सीटों पर शिवसेना की शिवसेना से ही लड़ाई दिखाई दे रही है। इसमें से मुंबई की 16 सीटें हैं जहां शिवसेना के मुकाबला शिवसेना से ही है और जो ये लड़ाई जीतेगा, यानी जिस गुट के उम्मीदवार इसमें से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होते हैं, माना जाएगा जनता की नजर में वो ही असली शिवसेना है। वैसे देखा जाए तो 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर टिकी हुई है। एक सीट है मुंबई की वर्ली की। यहाँ पर शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को उतारा है, तो वहीं मनसे ने संदीप देशपांडे पर दांव खेला है। शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में ये सीट सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी सीट है जिस पर सभी की नजरें हैं, वो है ठाणे की कोपरी पंचपाखड़ी सीट। यहाँ से शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला अपने ही राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे से है। केदार दिघे को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का टिकट दिया है। इसके अलावा मुंबई की माहिम और जोगेश्वरी पूर्व जैसी सीटों पर भी बेहद रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। जैसी लड़ाई शिवसेना की शिवसेना से हो रही है विधानसभा चुनाव में, वैसी ही लड़ाई एनसीपी की एनसीपी से हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुट यानी शरद पवार बनाम अजीत पवार का मुकाबला राज्य की 36 सीटों पर होगा। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 35 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 15 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई का मुख्य केंद्र बारामती है, जहां पर शरद पवार ने अजीत पवार के सामने उनके भतीजे को उतार दिया है। योगेंद्र पवार अजीत पवार को कड़ी टक्कर देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ असली और नकली के साथ परिवार के अंदर भी लड़ाई चल रही है।
एक तरफ अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था तो फिर चाचा को परिवार के सदस्य को ही इसी सीट पर लड़ाने की जरूरत नहीं थी। तो दूसरी तरफ शरद पवार का कहना है कि 4 बार मैंने अजीत को डिप्टी सीएम बनवाया, उसके बावजूद वो पार्टी तोड़कर भाग गए। अब ना तो उन्हें पार्टी में लूंगा और ना ही उन्हें चुनाव ही जीतने दूंगा। योगेंद्र पवार ने भी साफ कर दिया है कि अजीत पवार उनके चाचा हैं और चाचा को वो पूरा सम्मान करेंगे। लड़ाई चाचा से नहीं बल्कि उनकी विचारधारा के साथ है। इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र की आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है। यानी साफ है इस बार एनसीपी और शिवसेना के दोनों गुटों के बीच अपने विरोधी से ज्यादा सीट जीतने की होड़ तो लगेगी ही। इसके साथ इस बात की भी होड़ रहेगी कि जिन सीटों पर ये दोनों गुट आमने सामने हैं वहाँ कौन ज्यादा सीट जीतता है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी अजीत पवार पर भारी पड़ी थी, लेकिन शिंदे और उद्धव के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। शिंदे कुछ भारी ही पड़ते दिखाई दिए थे क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अपने गठबंधन में सबसे अच्छा था। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्राइक रेट अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा खराब था, यहाँ तक कि शिंदे गुट से भी खराब रहा था। एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना का जीत का स्ट्राइक रेट करीब 50% था, तो वहीं उद्धव गुट की शिवसेना का 42% के करीब ही रह गया था। यानी साफ है अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, सभी के लिए ये चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिसे भी हार मिली उसके लिए फिर वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। शरद पवार के लिए तो ये कहा भी जा रहा है कि उनके लिए ये राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव अभियान हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे गुट अगर चुनाव हारता है तो फिर उनके लिए वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। यानी यहाँ पर दोनों ही गठबंधन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे अगर सर्वे रिपोर्ट्स की बात करें तो एनडीए की स्थिति बेहद खराब है और एनडीए में भी सबसे ज्यादा बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए उसके अपने ही सहयोगी मुसीबत बनते जा रहे हैं। अजीत गुट अपनी मर्जी चला रहा है तो वहीं शिवसेना अपनी मर्जी चला रहे हैं और इसी बीच अब राज ठाकरे की जो एंट्री हुई है और उनके बयान ने तो शिंदे और बीजेपी के बीच के रिश्तों को एक बार फिर मुश्किल में फंसा दिया है, क्योंकि एक तरफ राज ठाकरे ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस को ही बनना चाहिए और तो वहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कह दिया गया है कि अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ वो कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और पार्टी उनको ही अपना समर्थन देगी। जबकि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है अमित ठाकरे वाली सीट पर ही, और अभी तक शिवसेना शिंदे की तरफ से उम्मीदवारी वापसी का कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर राज ठाकरे की एंट्री के बाद से शिंदे और बीजेपी के रिश्तों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी जो सहयोगियों में ये खींचतान मची हुई है इसे थामने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वहीं जो बागियों की सूची आई है, लगभग 80 बागी हैं जो एनडीए से सामने आए हैं, उन्हें भी बीजेपी शांत कर पाती है या नहीं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।